Welcome to Rajya Sabha News. My name is Aditi Nagpal Girotra. Let's take a look at the headlines first. President Ramnath Kovind welcomes Citizenship Amendment Act, calls it a historic law. In his joint address to Parliament, President underscores value of debate and discussion in strengthening democracy, reiterates Centre's commitment towards fulfilling its message of Sabka Saath, Sabka Vikas and Sabka Vishwas. Ahead of the general budget presentation tomorrow, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman presents Economic Survey 2019-2020. Survey estimates 6 to 6.5% economic growth in next financial year. Highlights potential of labour and export-based policies to increase employment. The 251st session of Rajya Sabha begins with tributes being paid to departed former members on the first day. The budget session of Parliament began on Friday with an address by President Ramnath Kovind to the joint sitting of two houses of Parliament. Hailing the new citizenship law as historic and a fulfillment of Mahatma Gandhi's wish, President Ramnath Kovind said that violence during protests weaken democracy. During his 70-minute address, President Kovind called for making this decade India's decade and this century India's century. On economic issues, Kovind exhorted people to use locally manufactured products for a better tomorrow, as he reiterated the government's commitment to make India a $5 trillion economy. मेरी सरकार भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए सभी स्टेक होल्डर से बातचीत करके अर्थव्यवस्था में हर स्तर पर काम किया जा रहा है। दुनिया भर में आने वाली चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत है। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार $450 बिलियन से भी ऊपर के ऐतिहासिक स्तर पर है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI भी निरंतर बढ़ रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार अप्रैल से अक्टूबर के बीच FDI $3 अरब बढ़ा है। वहीं पब्लिक सेक्टर के छोटे बैंकों के विलय से बैंक सुदृढ़ हुए हैं और ऋण देने की उनकी क्षमता भी बढ़ी है। इस वित्त वर्ष की पहली छमाही में 12 सरकारी बैंक मुनाफे में रहे हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की वजह से बैंकों और अन्य संस्थानों के करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए वापस भी आए हैं। मेरी सरकार का स्पष्ट मत है कि पारस्परिक चर्चा परिचर्चा तथा वाद विवाद लोकतंत्र को और सशक्त बनाते हैं। वहीं विरोध के नाम पर किसी भी तरह की हिंसा समाज और देश को कमज़ोर करती है। माननीय सदस्यगण, लोकतंत्र में सबसे पवित्र होता है लोगों से मिला जनादेश। देश की जनता ने मेरी सरकार को ये जनादेश नए भारत के निर्माण के लिए दिया है। एक ऐसा नया भारत जिसमें हमारी पुरातन संस्कृति का गौरव हो और जो 21वीं सदी के विश्व को अपने ज्ञान की शक्ति से समृद्ध करे। भारत ने हमेशा सर्वपंथ समभाव पर विश्वास किया है, लेकिन विभाजन के समय सबसे ज़्यादा प्रहार भारत और भारतवासियों के इसी विश्वास पर किया गया। विभाजन के बाद बने माहौल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि पाकिस्तान के हिंदू और सिख जो वहाँ नहीं रहना चाहते वे भारत आ सकते हैं। उन्हें सामान्य जीवन मुहैया कराना भारत सरकार का कर्तव्य है। पूज्य बापू के इस विचार का समर्थन करते हुए समय समय पर अनेक राष्ट्रीय नेताओं और राजनैतिक दलों ने भी इसे आगे बढ़ाया। हमारे राष्ट्र निर्माताओं की उस इच्छा का सम्मान करना हमारा दायित्व है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 8 करोड़ से ज़्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में 43,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा कराई गई। इसी महीने 2 जनवरी को एक साथ 6 करोड़ किसानों के बैंक खाते में
12,000 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र करके मेरी सरकार ने रिकॉर्ड बनाया है। मेरी सरकार किसानों को लागत का 1.5 गुना मूल्य देने के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है। खरीफ और रबी की फसलों के लिए एमएसपी में लगातार की गई वृद्धि इसी दिशा में उठाया गया कदम है। सरकार के प्रयासों से दलहन और तिलहन की खरीद में 20 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। 5 दशकों से चली आ रही बोडो समस्या को समाप्त करने के लिए केंद्र और असम सरकार ने हाल ही में बोडो संगठनों के साथ ऐतिहासिक समझौता किया है। इस समझौते से ऐसी जटिल समस्या जिसमें 4,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई उसका समाधान निकला है। समझौते के बाद बोडो समुदाय के विकास के लिए सरकार द्वारा 1,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। त्रिपुरा, मिजोरम, केंद्र सरकार और ब्रू जनजाति के बीच हुए ऐसे ही एक और ऐतिहासिक समझौते से न सिर्फ दशकों पुरानी समस्या हल हुई है, बल्कि इससे ब्रू जनजाति के हजारों लोगों के लिए सुरक्षित जीवन भी सुनिश्चित हुआ है। संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को हटाया जाना न सिर्फ ऐतिहासिक है, बल्कि इससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के समान विकास का भी मार्ग प्रशस्त हुआ है। मैं इस सदन के माध्यम से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को विकास की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। माननीय सदस्यगण, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का तेज विकास, वहाँ की संस्कृति और परंपराओं की रक्षा, पारदर्शी व ईमानदार प्रशासन और लोकतंत्र का सशक्तिकरण मेरी सरकार की प्राथमिकताओं में है। राष्ट्रपति शासन के दौरान और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास की सभी परियोजनाओं में तेजी आई है। वर्ष 2018 के अंत में जम्मू कश्मीर की 4,400 से अधिक पंचायतों में शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हुए थे। स्वतंत्रता के बाद पहली बार वहाँ 300 से अधिक ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स के चुनाव भी कराए गए हैं। अब वहाँ के लोगों को स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, उजाला योजना, डीबीटी तथा खाद्य सब्सिडी का पारदर्शी तरीके से पूरा लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जहां मार्च 2018 तक जम्मू कश्मीर में लगभग 3,500 घर बनाए गए थे, वहीं 2 साल से भी कम समय में 24,000 से ज़्यादा घरों का निर्माण पूरा किया गया। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 7 महीनों में संसद ने काम करने के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस लोकसभा के पहले सत्र में सदन द्वारा कार्य निष्पादन पिछले 7 दशकों में एक नया रिकॉर्ड रहा है। मेरी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण मुस्लिम महिलाओं को न्याय और अधिकार देने वाला 3 तलाक विरोधी कानून, देशवासियों को नए अधिकार देने वाला उपभोक्ता संरक्षण कानून, गरीबों की बचत रक्षा करने वाला अनियमित जमा योजना प्रतिबंध कानून, गरीबों को चिट फंड स्कीमों के धोखे से बचाने वाला चिट फंड संशोधन कानून, बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की सज़ा सख्त करने वाला कानून, सड़क हादसों में कमी लाने के लिए मोटर वाहन संशोधन कानून और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों को संरक्षण देने वाला कानून जैसे अनेक ऐतिहासिक कानून बनाए गए हैं। A day ahead of the presentation of the Union Budget for the year 2020-2021, Economic Survey for 2019-2020 was tabled in the Parliament on Friday. The Economic Survey pegged the GDP growth at 6 to 6.5% in fiscal year starting April 1st. This is up from 5% in current fiscal. Theme of survey is wealth creation, promotion of pro-business policies, strengthening of trust in the economy. The survey has projected an uptick in growth in second half of the current fiscal based on 10 factors.
These factors include higher FDI flows, build-up of demand pressure, positive GST revenue growth. The survey has asked the government to deliver expeditiously on reforms to revive growth. The economic survey has said ethical wealth creation is key to India becoming $5 trillion by economy by 2025. It said that India needs to spend about $1.4 trillion to achieve GDP of $5 trillion by 2024-2025. The economic survey has called for improving governance in public sector banks. GST collections grew by 4.1% for the centre during April to November 2019. The 251st session of Rajya Sabha also began on Friday, with the House paying tributes to departed former members. The House observed silence in memory of the departed souls. Rajya Sabha was adjourned after homage was paid to these former members. Honorable members, I refer with profound sorrow to the passing away of Sri Indramani Bora, Sri D.P. Tripathi, Sri T.N. Chaturvedi, Sri Marais Kuzur, Sri S.S. Surjiwala, and Sri Medhupra Vero, former members of this House. We deeply mourn the passing away of Sri Indramani Bora, Sri D.P. Tripathi, Sri T.N. Chaturvedi, Sri Maurice Kuzur, Sri S.S. Surjiwala, and Sri Medhupra Vero. I request the members to rise in their respective places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed. So with this, it's a wrap on this edition of Rajya Sabha News. Thank you so much for watching.